अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ट्रांसफ्यूजन। उससे पहले ABO ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए। जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो O नेगेटिव होता है। जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। अब जो ABO जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। ठीक है, इनकी जीनोटाइप क्या होती है कि अगर उसके पास दोनों डोमिनेंट A एलील्स होते हैं ना तो ये एक्सप्रेस होता है, या अगर एक भी डोमिनेंट एलील होगा तो ये एक्सप्रेस होगा। जो ओ है वो रिसेसिव एलील है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो दोनों डोमिनेंट एलील होंगे तो उसको कहेंगे को डोमिनेंस और उसका ब्लड ग्रुप ए बी अपेयर होगा। ठीक है, और अगर दोनों रिसेसिव एलील्स होंगी तो ओ ग्रुप अपेयर होगा। एंटीजन्स कौन कौन सी होती हैं? ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन्स होती हैं जो कि RBCs के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और सीरम में एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी? बी एंटीबॉडीज़ होंगी, यानी ऑपोजिट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन हुई और ए एंटीबॉडी हुई सीरम में। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप है, AB एंटीजन्स हुई और कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, और O में क्या होता है? दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, AB होती है और B भी एंटीबॉडीज़ होती है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है RBCs की सरफेस पे। ये ऐसे देख सकते हो। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। RH ब्लड ग्रुप, अगर RH फैक्टर RBCs की सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये RH पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो RH नेगेटिव। कौन से एंटीजन्स होते हैं? D होता है, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E और स्मॉल E होता है। जो मेनली होता है वो कैपिटल D प्रेजेंट होता है, स्मॉल d नहीं होता है। और सीरम में क्या होगा? NTD होगा। मेथड ऑफ ग्रुप टाइपिंग, फॉरवर्ड टाइपिंग, रिवर्स टाइपिंग और RH टाइपिंग होती है। फॉरवर्ड टाइपिंग में प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम ना किसी भी पर्सन का एंटीजन लेंगे, उसके बाद उसको 2 ट्यूब्स में डालेंगे। एक में हम एंटीबॉडी A डालेंगे, एक में हम एंटीबॉडी B डालेंगे। अब बताओ कि जो एंटीजन्स होते हैं क्या वो नॉर्मली एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं? नहीं करते ना। अगर नॉर्मली ऐसे होने लगा तो RBCs की तो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जिसमें एग्लूटिनेशन होगी वो एंटीबॉडीज़ हमारी ब्लड में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंटी A में एग्लूटिनेशन हो रही है तो हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए होगा। ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? बी एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसी तरह जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए होती है, इसीलिए इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुई। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें जो दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं वो नहीं प्रेजेंट होती। इसी वजह से जब हमने दोनों डाली एग्लूटिनेशन होगी, क्लम्पिंग होगी। जो ओ होता है उस पर दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसी वजह से इसमें एग्लूटिनेशन भी नहीं हुई, ना क्लम्पिंग भी है। रिवर्स टाइपिंग में हम प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम नॉन एंटीजन्स लेते हैं। हमने क्या किया, हमने पेशेंट का प्लाज्मा लिया। ठीक है, हमने पेशेंट का प्लाज्मा लिया, उसके बाद हमने एंटीजन ए डाला और एंटीजन बी डाला। अब जो एंटीजन ए जब डाला तो इसमें क्या हुआ? एग्लूटिनेशन हो गई। ठीक है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? बी हुआ, क्योंकि एंटीजन्स जो होते हैं वो RBCs के सरफेस पे होते हैं, वही बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो जो आप एंटीजन डालोगे और उसमें एग्लूटिनेशन नहीं होगी तो वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें एंटीजन ए डाला, एंटीजन बी डाला, जो बी था उसमें एग्लूटिनेशन हो गई, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए हुआ। ओ में क्या होता है, जब एंटीजन ए और एंटीजन बी डालते हो दोनों एग्लूटिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ओ में क्या है, जो RBCs की सरफेस है ना उस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना उनके जो RBCs होते हैं उनके सरफेस पे दोनों एंटीजन्स होती हैं, ए एंटीजन भी होती है, बी एंटीजन भी होती है। इसीलिए जब ए एंटीजन डालोगे तो भी एग्लूटिनेशन नहीं होगी, जब बी डालोगे तब भी एग्लूटिनेशन नहीं होगी। ये शो करेगा इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। RH टाइपिंग में आप प्रेजेंस और एब्सेंस देखते हो RH-D एंटीजन्स की। जब आपने ब्लड डोनेट करना होता है तो आप पेशेंट का प्लाज्मा लेते हो। चीज़ याद रखनी है, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना तो हम पेशेंट का प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा में उसकी एंटीबॉडीज़ बेसिकली देखते हैं, और डोनर की क्या देखते हैं? एंटीजन्स देखते हैं। अब हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पढ़ने हैं, इसमें से ज़्यादातर MCQs ही बनते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बंदा है उसको ना काफ़ी टाइम का स्टोर्ड ब्लड था, वो हमने लगाया। विदिन 6 आवर्स क्या हुआ, उसको बुखार हो गया, चिल्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, डिस्पनिया हुआ। ठीक है, ये कौन सा है? फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक एनीमिया है। ठीक है, इसमें हेमोलिसिस तो नहीं हो रही। ये रिएक्शन क्यों हुआ? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से हुआ।
कौन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जो कि डोनर ल्यूकोसाइट्स हैं, उनकी वजह से बेसिकली ये हुआ। एलर्जिक रिएक्शन किन में होता है? सेंसिटाइज्ड पेशेंट्स में होता है। अच्छा, एक पेशेंट है जिसमें IgA डेफिशिएंसी है और हमने क्या किया, ब्लड जब ट्रांसफ्यूज़ किया तो जो फ़ौरन IgA है वो IgG एंटीबॉडी ने रिकॉग्नाइज़ किया और उनका रिएक्शन हो गया, उसने कॉज करवाया एलर्जिक रिएक्शन, जो बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है और पोटेंशली फेटल होता है। तो और दूसरा क्या है, जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड था या तो उसमें एलर्जेंस थे, वो हमारे पास किसने रिकॉग्नाइज़ किए? IgE एंटीबॉडी ने रिकॉग्नाइज़ किए और एलर्जिक रिएक्शन हुआ। इसको कहते हैं यूट्रिकेरियल एलर्जिक रिएक्शन। हेमोलिटिक रिएक्शन, हेमोलिटिक से क्या समझ आ रहा है कि हेमोलिसिस होगी, ठीक है। एक पेशेंट है, उसको ABO इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप लगा दिया। अब जानबूझ के तो कोई नहीं लगा सकता, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं सही से कर पाए, क्योंकि हमने सही से लेबलिंग नहीं की हुई थी, ठीक है। तो गलती से ABO इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप लगा दिया, तो उस बंदे को क्या होना शुरू हो गया? फीवर हो गया, शेकिंग चिल्स होना शुरू हो गए, फ्लैंक पेन हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो कि फॉरेन सब्सटेंसेस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है, वो IgM होती है। IgM ने क्या किया, जो एंटीजन्स A या B थे उनके साथ एक कॉम्प्लीमेंट बनाया जिसकी लाइसिस हो गई, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, जो IgM होता है वो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में इंक्लूड होता है, इम्यून मीडिएटेड हिमोलिसिस, ठीक है। तो उसमें कॉम्स टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। जब हमारे हिमोलिसिस हुई तो हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ हो गया, तो यूरिन में हीमोग्लोबिन अपीयर होगा, इसको कहेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। अब एक पेशेंट को क्या किया आपने, इन्फ्यूज़ करवाया रेड ब्लड सेल्स और साथ ही आपने उसको 5% डेक्सट्रोज दे दिया वाटर में डाल के। तो क्या हुआ, उसमें ऑस्मोटिक लाइसिस शुरू हो गई RBCs की। जब ये हीमोलिटिक रिएक्शन स्वेयर होगा ना, तो क्या होगा, बंदे की बॉडी शॉक में चली जाएगी, रीनल फेलियर हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। एक बंदे की ना पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई थी, तो क्या हुआ था कि वो फिर सेंसिटिव हो गया था कुछ एंटीजेंस को लेके, ठीक है। अब जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई और उसमें क्या हुआ कि IgE एंटीबॉडीज़ ने उसके साथ रिएक्ट किया और हेमोलिसिस करवा दी और पॉजिटिव डायरेक्ट कॉम टेस्ट दिया। ये दोनों जो होते हैं IgG और IgM, ये दोनों पॉजिटिव कॉम टेस्ट देते हैं और ये इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करवाएंगे, ये हमारे पास डिले हेमोलिटिक रिएक्शन करवाएंगे। इसमें क्या होगा, लो हेपेटोग्लोबुलिन होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड में आ रही थी ना, तो उसने हेपेटोग्लोबुलिन जो कि फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है उसका लेवल कम कर दिया, वो उसके साथ बाइंड हो जाती है, इसलिए उसका लेवल कम करवा देती है और एलिवेटेड LDH होता है, ठीक है। इसका जो रिएक्शन होता है ना, वो उतना ही फेटल होता है अगर आप किसी बंदे को ABO मिसमैच ब्लड ग्रुप लगा दो। और जो IgG और IgM होता है ना, वो फिक्स करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स को। इनके अलावा जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस करवाती हैं। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड से समझ आ रहा है कि आपने क्या किया है कि बहुत सारे फ्लूइड को, वॉल्यूम को ट्रांसफ्यूज़ करवा दिया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेटल होता है, ये इवन डेथ कॉज कर सकते हैं अगर आपने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट को या पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट को लगाते हो, क्योंकि उसका सही से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो सब पंप नहीं कर पाएगा, ओवरलोड होने की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। अभी ज़्यादातर ना एल्डर पेशेंट्स में होता है जो बहुत ज़्यादा इल होते हैं, ICU में होता है। एक पेशेंट है जो ICU में है और आपने उसको क्या किया, कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लड लगा दिया, मल्टीपल यूनिट्स लगा दिए ब्लड के, तो उसको क्या शुरू हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो गई, हाइपर वेंटिलेशन होना शुरू हो गया, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना शुरू हो गया विद इन 6 to 12 आवर्स। क्या हुआ, इसको ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी शॉक हुआ। तो आप क्या करोगे, फ़ौरन ही ट्रांसफ्यूजन को रोक दोगे, उसको स्पॉटिव मेजर्स दोगे। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी, यानी इसमें लंग्स की इंजरी हो रही होती है। क्यों हो रही होती है, जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं ना, तो जो लंग्स का माइक्रोवास्कुलेचर होता है वहाँ न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करते हैं, वो लंग्स इंजरी कॉज करवाना शुरू कर देते हैं। अब इसकी 2 हिट हाइपोथेसिस होता है। जो फर्स्ट हिट है वो ये कहता है कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, शॉक में है, तो क्या होगा, वहाँ जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो स्क्वीज़ होके आ जाते हैं, ठीक है।
और सेकंड हिट क्या कहता है कि कोई भी फैक्टर होता है, बेसिकली वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड में होती हैं, वो क्या करती हैं, न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करवा देती हैं। ठीक है, एक सिनेरियो ऐसे आ सकता है कि एक पेशेंट है, उसको हमने मल्टीपोरस वुमेन का, यानी जिसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसका जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाया, तो उस पेशेंट को फीवर, साइनोसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विच इज़ कॉल्ड एज डिस्पनिया, ठीक है, और हाइपोक्सिया, ये सब कुछ उसको होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो उसको क्या होता है, उसको ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी होती है, क्योंकि लंग्स से बेसिकली ऑक्सीजन मिलती है ना। जब ऑक्सीजन ही नहीं आएगी तो साइनोसिस और हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लंग्स को डैमेज कर रहे हैं, तो इसलिए उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो मल्टीपोरस वुमेन्स होती हैं ना, उनके अंदर ना बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर सेंसिटाइजेशन ज़्यादा होती है। बेसिकली एंटीबॉडीज़ क्यों बनती हैं, क्योंकि जब जो फीटस होता है ना, उसके पैटर्नल MCHC एंटीजन्स के रिस्पॉन्ड में ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये जनरेट होती हैं, इस वजह से वो बनती हैं। इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन, दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं उनको हमने एक स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। इसी टेम्परेचर में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। एक पेशेंट है, उसको आपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाई, उसको फ़ीवर हो गया, चल्स, हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है, ये क्यों हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ। आप क्या करोगे, आप उसको एंटीबायोटिक्स दे दोगे और इंतज़ार करोगे लेबॉर्ट्री टेस्ट का। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, पहले डोनर की सिलेक्शन करते हो, फिर उसकी स्क्रीनिंग करवाते हो, और फिर क्या करते हो, आप इन्फेक्शियस डिजीज़ टेस्टिंग करते हो, इसलिए इसके चांसेस कम होते हैं। ये सिर्फ तब हो सकता है जब डोनर जो है वो अफेक्टेड हो और हम उसका ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करवा दें, तो इस तरह वो ट्रांसमिट हो सकता है।